कभी सोचा है कि सरकार किसी आर्टिस्ट को बैन करे और वो बैन उसे पहले से कहीं ज्यादा बड़ा स्टार बना दे? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम बात कर रहे हैं मासूम शर्मा की। एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी, एक रीजनल सितारा जो रातों रात नेशनल सेंसेशन बन गया। और वजह वही कोशिशें थी जो उनके संगीत को खामोश करने के लिए की गई। तो जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक कलाकार है जो अपने होम स्टेट का, समझ लीजिए, म्यूजिक आइकन है, और फिर एक दिन सरकार उसके संगीत पर यह कहकर बैन लगा देती है कि ये समाज के लिए खतरा है। ये हुआ था साल 2025 में। हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने मासूम शर्मा की कई सबसे हिट गानों को बैन कर दिया और आरोप ये लगाया कि वो युवाओं में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। खटोला और ट्यूशन बदमाशी का ऐसे टाइटल वाले गाने रातों रात स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए। सरकार और अधिकारियों के लिए तो ये खतरनाक ट्रेंड पर लगाम कसने का एक सीधा साधा मामला था। लेकिन यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। बैन ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि इसने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। और जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। न सिर्फ उनके दूसरे गाने चार्ट्स पर ऊपर चढ़ गए, बल्कि बैन हुए गानों में से एक खटोला 2 बिलबोर्ड इंडिया पर 14वें नंबर पर पहुंच गया। ये किसी भी हरियाणवी आर्टिस्ट के लिए ऑलमोस्ट अनसुनी सी बात है। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है, एक सरकारी बैन आखिर नेशनल स्टारडम का टिकट कैसे बन गया? ये समझने के लिए कि ये सब हुआ कैसे, हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में। क्योंकि मासूम शर्मा हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल म्यूजिक स्टार नहीं बनना चाहते थे। असल में उनका जो शुरुआती सपना था वो उन्हें एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले जा रहा था। उनकी कहानी ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक नाकामयाब एक्टर बनने का सपना और फिर वहां से एक म्यूजिक पावर हाउस के तौर पर एकदम अप्रत्याशित तरीके से उभरना। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी सबसे बड़े झटकों के बाद ही मिलती है। तो हरियाणा लौटकर शर्मा को सिर्फ एक ऑडियंस नहीं मिली, उन्होंने एक कल्चरल मूवमेंट को हवा दे दी। उन्होंने पारंपरिक हरियाणवी संगीत की जगह एक ऐसा नया साउंड बनाया जो सीधी युवा पीढ़ी के दिलों में उतर गया। और उनकी पॉपुलैरिटी का तो जैसे विस्फोट हो गया। अकेले यूट्यूब पर उन्होंने 3.47 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की एक फौज खड़ी कर दी। सोचिए, ये कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। उनके वीडियोस वायरल होने लगे। उनका एक भक्ति ट्रैक है रामायण का सार, अकेले उसी को 98 मिलियन यानी लगभग 10 करोड़ बार देखा गया। ये कोई सिर्फ पॉप गाना नहीं था, ये एक फिनोमेना बन चुका था। और इन व्यूज के साथ आई असली फाइनेंशियल कामयाबी। करीब 20 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ वो सिर्फ एक स्टार नहीं रह गए थे, वो एक पूरा का पूरा म्यूजिक एम्पायर थे। तो ये सब इतना विवादास्पद क्यों था? क्योंकि शर्मा का संगीत सिर्फ एक नई धुन नहीं थी, ये एक कल्चरल भूचाल था। उन्होंने पारंपरिक लोकगीतों, जिन्हें रागनी कहते हैं, उनकी जगह एक ज्यादा आक्रामक, हाइपर मैस्कुलिन साउंड को जन्म दिया, जिसमें अक्सर हिंसा और गैंगस्टर लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाता था। तो क्या हुआ जब अधिकारियों ने इस नई आवाज को दबाने की कोशिश की? यहीं पर हम उस बैन पर वापस आते हैं और उसके बिल्कुल अनपेक्षित नतीजों पर। जैसा कि सोशल मीडिया एनालिस्ट प्रिया मलिक ने बहुत शानदार ढंग से कहा, जब लोगों को कुछ सुनने से मना किया जाता है तो वो ठीक वही सुनना चाहते हैं। सरकार का जो सेंसरशिप का प्रयास था वो अनजाने में अब तक का सबसे बड़ा मार्केटिंग कैंपेन बन गया। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकार और आलोचकों की बात। लेकिन उस इंसान का क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं? मासूम शर्मा खुद इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? उनके अपने ही शब्दों में, कलाकार वही बनाता है जो जनता सुनना चाहती है। ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। शर्मा का तर्क है कि वो तो बस एक बिजनेसमैन है जो अपने कस्टमर्स को वही दे रहे हैं जो वो मांग रहे हैं। लेकिन उनका डिफेंस सिर्फ इतना ही नहीं है, ये और भी गहरा है। वो एक और पॉइंट उठाते हैं, कहते हैं कि वो भक्ति गीत भी तो बनाते हैं, शिव तांडव जैसे गाने जो शांति का संदेश देते हैं, पर उनको सुनता कौन है? उन्हें तो उतने व्यूज नहीं मिलते। और वो ये भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हरियाणवी गाने बैन कर दिए तो क्या होगा, लोग वही सब थीम वाले पंजाबी गाने सुनने लगेंगे। तो असल में वो यही कह रहे हैं कि अरे आर्टिस्ट को ब्लेम मत करो, सिस्टम को देखो। और यही सवाल हमें इस पूरी कहानी के केंद्र में लाकर छोड़ देता है।
जब ऑडियंस खुद ही कंट्रोवर्सी की मांग कर रही हो, तो जिम्मेदार कौन है? वो कलाकार जो इसे सप्लाई करता है, वो प्लेटफॉर्म जो इसे फैलाता है, या फिर वो समाज जो इसे सुनता है? मासूम शर्मा की कहानी सिर्फ संगीत के बारे में नहीं है, ये डिजिटल युग में कला, सेंसरशिप और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल है।